नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की। नोटबंदी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। दरअसल आज नोटबंदी को 5 साल पूरे हुए हैं और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि काला धन लेकर विदेश जाने वालों का खुलासा करे बीजेपी। नोटबंदी की 5वीं बरसी पर खुलासा हुआ है। खुलासा करे बीजेपी, यह कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि न काला धन रुका, न भ्रष्टाचार, न आतंकवाद। अर्थव्यवस्था आय बढ़ाने का भाजपाई दावा झूठा निकला। अखिलेश यादव ने यह बात की। अखिलेश ने यह भी कहा कि दावा सच होता तो आयकर संग्रहण बढ़ता। अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि सिर्फ काला धन ही बढ़ा है। साथ ही अखिलेश ने यह भी लिखा कि जरूरत नोटबंदी की नहीं बल्कि खोटबंदी की है। अखिलेश यादव ने तमाम बातें सरकार पर निशाना साधते हुए कही। दरअसल सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही। नोटबंदी के 5 साल होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर सरकार पर जोरदार हमला किया है और लिखा है कि नोटबंदी की 5वीं बरसी पर भाजपा उनका खुलासा करे जो काला धन लेकर विदेश फरार हो गए हैं या वहां जा बसे हैं। न काला धन रुका, न भ्रष्टाचार, न आतंकवाद। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था व आय तो नहीं बढ़ी, लेकिन जो लोग अमीर थे वो और अमीर जरूर हो गए और देश का पैसा लेकर भाग गए। जब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कैराना में आज सीएम योगी ने धर्मचक्र का संदेश दे दिया है और इसी से साफ हो गया है कि 2022 में एक बार फिर से कैराना का जिन्न निकलने वाला है। पलायन से लेकर सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगे तक का जिक्र किया। सपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने माफिया अपराधियों को चेतावनी दी है कि अगर अपराध करोगे तो दूसरे लोग भेज दिए जाओगे। सभी उपस्थित भाइयों बहनों, कभी इतिहास में भारत की संगीत की एक विशिष्ट विधा के लिए विख्यात रहा कैराना घराना किस जन्मभूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कैराना में आज हम सब आपकी चिर प्रशिक्षित मांगों को यहां पर पूरा करने के लिए आए हैं। याद करिए 2017 में भी मैं शामली में आया था। अन्य कार्यक्रमों के सिलसिले में मेरा आना होता रहा है और तब मैंने कैराना के बारे में कहा था कि यहां पर सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे। मुझे याद है कैराना की इस पीड़ा को बाबू हुकुम सिंह जी ने जोर शोर से उठाया था। आज बाबू हुकुम सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन्हें उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के बारे में जो विकास की उनकी सोच थी, विकास की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कभी प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहे इस कैराना कस्बे में ढेर सारी परियोजनाओं के साथ आए हैं। ये पीएससी का एक बटालियन, कैंप छोटा होता है, बटालियन बड़ी होती है। यहां पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक नया विश्वास जागृत करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा और यही तो आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, प्रदेश
देश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, कई पीढ़ियां भूल जाएंगी कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और यही तो माहौल दिया है जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है, ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है। जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। दिनों पहले गर्मजोशी के साथ बीजेपी में शामिल हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। संजय निषाद ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स करके बीजेपी को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2022 में माफ कीजिएगा होने वाले चुनावों में निषाद पार्टी के समर्थक उन्हें वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर वोट चाहे 2022 में हमें गठबंधन मिलाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। 2022 में जीत का परचम फहराने के लिए बीजेपी अपने सियासी समीकरणों को फिर से मजबूत करने में जुटी है। यूपी में लगातार 3 चुनाव में बीजेपी जाति आधारित छोटे दलों के साथ गठबंधन कर बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही थी और उसी सफलता को एक बार फिर से दोहराने के लिए अपना दल और निषाद पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। लेकिन चुनावी रण में उतरने से पहले बीजेपी के सहयोगी अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चल रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद ने कहा कि उनके समुदाय के लोग तब तक वोट नहीं देंगे जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता है। अब ये बीजेपी सरकार का कर्तव्य है कि वो अपना वादा पूरा करे।
हमारे समाज के लोगों ने एक बात अब आवाज़ देना शुरू किया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर वोट चाहे 2022 में हमें गठबंधन में लाया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को पूरा करे। उसके लिए 9 तारीख से हमारे लोग हर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे, क्रमिक करेंगे, जब तक आरक्षण पर दस्तखत न हो जाए, उस पर इनका मजबार का मिल न जाए, संविधान में लिखा हुआ न मिल जाए, तब तक वो धरना देंगे। 29 नवंबर को विशाल आरक्षण विशाल महारैली रमादेवी पार्क में हो रही है विश्व भाषा दिवस के अवसर पर। तो हमारे लोगों ने विचार किया तो पार्टी बनाई, विचार किया एक विधायक बनाया 2017 में, विचार किया 2018 में लड़ा, विचार किया मैं मोदी जी की सहायता है, अगर आरक्षण नहीं मिला तो फिर गठबंधन पर विचार होगा, हमारा समाज निर्णय लेगा, वो करेंगे। संजय निषाद का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को झटका देकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया है। ऐसे बदलते सियासी माहौल में पूर्वांचल के इलाके में बीजेपी के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जिसे देखते हुए संजय निषाद ने बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इसी मुद्दे पर संजय निषाद ने बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। संजय निषाद ने 70 सीटों पर दावा किया है। हालांकि कुछ समय पहले संजय निषाद ने 2022 विधानसभा चुनाव में 52 सीटों पर लड़ने की बात कही थी। छोटे दलों में से एक सुभाषपा, जिसने 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, वो अब सपा के साथ है। ऐसे में निषाद पार्टी को पता है कि बीजेपी उनका साथ अपने फायदे के लिए नहीं छोड़ सकती है। इसीलिए चुनाव से पहले ही संजय निषाद अपनी शर्तों को मनवाने की जुगत में लग गए हैं। ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों संजय निषाद बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि मांगे कई हैं संजय निषाद की। निषाद आरक्षण पर बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। दरअसल 9 नवंबर से हम हर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे, ये कहना है संजय निषाद का। उन्होंने कहा कि यूपी की सियासत में निषाद वोटर अहम है। निषाद समुदाय का पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट है, तो ऐसे में उस वोट को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद का समर्थन ले रही है, लेकिन संजय निषाद उन्हें अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। दरअसल निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, मांझी, गोंड, ये उपजातियां आती हैं इस समुदाय में। 20 लोकसभा सीटों पर निषाद वोटरों की अच्छी पकड़ बताई जाती है। अच्छी खासी आबादी है इनकी, तो अच्छी मजबूती भी है जाहिर तौर पर। 60 के करीब विधानसभा सीट पर निषाद वोटरों का प्रभाव है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी निषाद वोटरों को या निषादों के नेता संजय निषाद को नाराज नहीं करना चाहती है। अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला की ओर से सराहनीय काम किया गया है। दरअसल मिसौली बड़गांव निवासी सतीश कुमार सरोज 2 साल पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब आंखों में समस्या आने पर मदद के लिए राजेश मसाला आगे आया है और आर्थिक सहयोग दिया है। 20,000 रुपये ऑपरेशन के लिए दिए गए हैं। बता दें आपको कि अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला ने यह बड़ी पहल करके इस परिवार की महत्वपूर्ण मदद की है। और आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करेंगे जो अपने पंच से विपक्षी खिलाड़ियों को चारों खाने चित कर देती है। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की जूनियर बॉक्सर प्रियंका लोधी की, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का हुनर मनवाया, अपना प्रतिभा दिखाई, अपनी हुनर दिखाया, अपने हुनर का लोहा मनवाया है। लेकिन प्रियंका जैसी हुनरबाज बेटी आज टायर पंचर बनाने और रुई भराई का काम कर रही है। प्रियंका लोधी अभी 11 अक्टूबर को गोवा में सब जूनियर बॉक्सिंग के 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं, लेकिन अभी भी सुविधाओं और पैसे की मार प्रियंका जैसे खिलाड़ी पर पड़ रही है। प्रियंका अपने परिवार के भरण पोषण के लिए टायर में पंचर लगाने का काम करती हैं। इस हुनरबाज खिलाड़ी की तरफ किसी भी स्थानीय प्रशासन नेताओं की नजर नहीं पड़ी है, न ही सरकार की तरफ से प्रियंका को मदद मिल रही है। बुलंदशहर के एक गांव मिर्जापुर की रहने वाली प्रियंका का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से मदद मिले तो देश का नाम रोशन करूंगी। सरकार भले ही बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें और वादे करती रहती हों, लेकिन बेटियां हमारे देश में किस स्तर पर हैं। जो हमारे साथ इस वक्त है वो नेशनल प्लेयर हैं और पंचर लगाकर अपना गुजारा कर रही हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनको किस मुसीबतों ने यहाँ तक पहुँचाया है और वहाँ तक इस मुकाम तक वो आखिर कैसे पहुँची हैं कि उन्होंने जो नेशनल जो उन्होंने जीता है। क्या नाम है आपका? प्रियंका लोधी।
प्रियंका, क्या आप कितनी बार आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं? 5 बार है 5 बार जीत चुके हैं। जी। तो अभी हाल ही में आपने कहाँ खेला था और गोवा गोवा में? जी। तो वहाँ आपने क्या जीता था? नेशनल में गोल्ड मारा था मैंने। अच्छा जी। प्रियंका, आप इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं, गोल्ड जीत चुकी हैं, लगातार जो सरकार है वो भी बेटियों को बढ़ाने और पढ़ाने की लगातार बात कहती है, लेकिन जी। आप ये पिंचर लगाती हैं और क्या क्या आप करती हैं? जी, रुई भी धुनते हैं और पिंचर भी लगाते हैं। अच्छा अच्छा। जी, मजबूरी है, लगाना पड़ता है क्या मजबूरी है ऐसी? कि मम्मी पापा मतलब इतना होता नहीं है। 5 बहन भाई हैं, एक भाई है सब में छोटा और 5 बहन हैं हम, इस वजह से लगाना पड़ता है, मजबूरी है क्योंकि सरकारी तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, तो इस वजह से ही करना पड़ता है, मुझे मजबूरी है। अगर मेरे लिए कोई सहायता हो ओलंपिक तक जाना चाहिए। जब भी तो ओलंपिक तक जाना चाहती हूँ, जब तक कोई सुविधा हो तभी तो जा पाऊँ।